जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितने भी आरपीएफ में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और साथ ही में रेलवे के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो यह हुआ था बोधगया में। बोधगया में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बोधगया में हुआ था, जो कि ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन होते हैं। दिया गया है इसमें, पहला है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। बोधगया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बोधगया जो है ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद दिया गया है कि बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो गौतम बुद्ध किस धर्म की स्थापना किए थे? तो ये बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। फिर उसके बाद आता है कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ, जो कि ये वाराणसी में पड़ता है सारनाथ। फिर इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, तो उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो कि ये कपिलवस्तु में पड़ता है और ये नेपाल में। फिर उसके बाद आता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर, जो कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनगर, यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहले हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें कौन है कि जिसको शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये है सुश्रुत। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसके बारे में जानते हैं। तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। इसमें दिया गया है कि सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत आचार्य धन्वंतरी थे, जो कि सुश्रुत थे क्या? आचार्य धन्वंतरी थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेदिक के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्सा में सुश्रुत का विशेष स्थान है। फिर इसमें दिया गया है कि चरक, चरक जो थे ये आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित है। चरक ने आयुर्वेद को एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता नामक लिखा है। तो चरक के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो चरक संहिता, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया था। तो चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? तो चरक के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का भी क्वेश्चन है।
तो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का जो अर्थ होता है वह निर्भीकता होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, निर्भीकता। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता होता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। तो अभय मुद्रा जो कि ये सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक माना जाता है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा में कहा जा रहा है कि विनय और सूत पीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। तो आपको बताना है कि विनय और सूत पीटक में से किसकी शिक्षाओं का संकलन किया गया है इसमें। तो किया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध होंगे। गौतम बुद्ध की संकलन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, गौतम बुद्ध। ये भी आरपीएफ एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ दिया गया है। इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो विनय पीटक और सूत पीटक है यह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। तो विनय पीटक और सूत पीटक ये गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन किया गया है इसमें। फिर उसके बाद आता है त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जो त्रिपिटक होता है यह बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक ये जो कि त्रिपिटक होते हैं। इसमें दिया गया है कि जो त्रिपिटक की भाषा क्या है, तो पाली है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक की भाषा क्या होती है, तो पाली होती है। तो गौतम बुद्ध के त्रिपिटक कौन कौन से थे, तो सूत पीटक थे, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। ये तीन पीटक जो कि ये गौतम बुद्ध से संबंधित थे। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि स्तूप क्यों बनाए गए थे। आपको बताना है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे। स्तूप बनाने का कारण यह था कि पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। जो स्तूप बनाया जाता है उसमें जो पवित्र स्मृति चिन्ह होते हैं वही रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए स्तूप बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाया जाता है। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। जो स्तूप शब्द है यह पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टीला या ढेर। स्तूप का मतलब होता है टीला या ढेर होता है। फिर उसके बाद आता है स्तूप किस व्यक्ति की चिता, समाधि, उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्धकार का टीला या ढेर होता है। तो स्तूप जो होता है वह किसी व्यक्ति की चिता होती है या समाधि होती है, उसके द्वारा जो निर्मित होती है वह स्मृति के रूप में अर्धकार का टीला या ढेर होता है। फिर उसके बाद आता है कि स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुआ था। जो स्तूप था वह विशेष रूप से बौद्ध काल में ही प्रसिद्ध हुआ था। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख दिया गया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है। तो बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है, तो ये प्रथम उपदेश को दर्शाता है। प्रथम उपदेश को दर्शाता है। इसका जो पहला आंसर है वही सही होगा, प्रथम उपदेश को दर्शाता है। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र
प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो जो पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर उसके बाद दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो ये कुशीनगर में दिया था। फिर उसके बाद दिया गया है कि गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक क्या था, तो कमल और साँड़, कमल और साँड़ था। ऑप्शन नंबर कमल और साँड़ जो कि इसमें दिया गया हो तो वही आप मारिएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म की ये घटना का प्रतीक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें और दिया गया है गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि इसका प्रतीक स्तूप होता है। महापरिनिर्वाण या मृत्यु का जो प्रतीक होता है वह स्तूप होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां है पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं, तो पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र ये कहाँ पाया गया है, तो ये अजंता की गुफाओं में पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, अजंता की गुफा। इसमें दिया गया है कि पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाया गया है। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। गुफा संख्या कितने में, 1 में चित्रित है। फिर अजंता की गुफाओं जो कि औरंगाबाद, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था, तो आपको बताना है कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था, तो गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, गोल्डन ईगल। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम था, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी, मान्यखेत, मान्यखेत जो कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि एलोरा के मंदिर की गुफा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था, तो ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिलालेख के अध्ययन को कहा जाता है, तो शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, एपिग्राफी कहा जाता है शिलालेख के अध्ययन को। इसमें दिया गया है कि शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। फिर आता है शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। पुरालेख या शिलालेख एक ही बात है और इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इसमें शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोतों में से एक होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है, तो बताना है इसमें मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या होता है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नवपाषाण काल आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नवपाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा। इसमें दिया गया है कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल आता है, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, फिर उसके बाद नवपाषाण काल आता है। तो इसमें प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, तो प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है
कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु का अक्सर देखा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो इसमें देखा जाता था बैल। ऑप्शन नंबर पहला सही है, बैल को देखा जाता था। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। फिर इसमें दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार कैसा था। तो त्रिभुजाकार था, आयताकार था, वृत्ताकार था और वर्गाकार था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय नेपोलियन निम्न में से किसको कहा जाता है। तो भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। फिर इसमें कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। तो सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के शासनकाल में सबसे उत्कर्ष काल माना जाता है। और इसमें कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी कौन थी। तो पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति को अपनाई थी। फिर इसके बाद आता है समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विस्टेन आर्थर स्मिथ के द्वारा दिया गया था। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था। तो एक इतिहासकार हैं विस्टेन आर्थर स्मिथ, इन्हीं के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इसमें बताना है कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। तो सिंह विष्णु जो कि ये पल्लव राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा। इसमें दिया गया है कि पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नंदीवर्धन और महेंद्रवर्धन वर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। तो नंदीवर्मन और महेंद्रवर्मन ये जो कि पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। सिंह विष्णु को अवंती सिंह के नाम से भी जाना जाता था। अवनी सिंह के नाम से सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। तो कौन से धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। तो ये जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। जैन धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। फिर इसके बाद आता है कि इसमें दिया गया है कि दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। जो दिलवाड़ा मंदिर है ये 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो किसके शासनकाल में दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से
कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित कौन है? तो अभिधम्म पिटक है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अभिधम्म पिटक है। इसमें कहा जा रहा है कि अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वतापूर्ण सारांश व विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग माना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल खोजा गया कौन सा था? तो ये था हड़प्पा। हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, हड़प्पा था। इसमें दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल खोज जो कि वर्ष 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो 1921 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है, इसमें और भी दिया गया है जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित था। फिर आता है मोहनजोदड़ो। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो कि ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो जो कि ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। फिर उसके बाद आता है लोथल। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में डॉक्टर SR राव ने किया था। तो लोथल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर SR राव के द्वारा। फिर उसके बाद दिया गया इसमें कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। लोथल जो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बंदरगाह लोथल जो कि ये गुजरात में पड़ता है। तो लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल कहाँ पे स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये गुजरात में पड़ता था। फिर उसके बाद आता है कालीबंगन। कालीबंगन स्थल की खोज अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। कालीबंगन के स्थल के उत्खनन का श्रेय BK थापर तथा BB लाल को जाता है। कालीबंगन जो कि ये घग्गर नदी के तट पर स्थित था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित था? तो ये चोल राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, चोल राजवंश से संबंधित था। इसमें दिया गया है कि प्रसिद्ध उत्तरामेर चोल राजवंश से संबंधित है। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोलकालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो चोल काल से हमें ग्राम्य शासन और कर व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि सबसे पहला ग्राम्य प्रशासन और कर व्यवस्था की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो चोल राजवंश से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य पाए गए हैं? तो ये पाया गया है धौलावीरा से। धौलावीरा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, धौलावीरा। इसमें दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा जो कि ये गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 ईस्वी में जीपी जोशी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कालीबंगन। इस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आपसे पूछा जा सकता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगा। फिर उसके बाद आता है कोटदीजी। कोटदीजी से कांसे की चपटी फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद आता है लोथल। लोथल इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य पाए गए हैं। 3 युगल समाधियों के साक्ष्य पाए गए हैं लोथल से। यह गुजरात राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है। तो मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है। तो ये मुर्दों का टीला जो कहा गया है ये सिंधी भाषा में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सिंधी भाषा में कहा गया है। फिर इसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला कहा गया है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो अवध को कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। फिर आता है कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि निम्न में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था। तो बताना है कि कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था। तो ये पाल्य साम्राज्य के संस्थापक गोपाल थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। इसमें दिया गया है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस के द्वारा किया गया था। तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था, जो कि ये पाल साम्राज्य का एक शासक था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्म वेद के नाम से किसे जाना जाता है, तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। ये RPF SI 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा गया है कि अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ है। इनकी संख्या 4 है। तो वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में सबसे नवीन वेद जो कौन सा है, तो अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 क्या दिया गया है, 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,462 मंत्र दिए गए हैं। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधान यजुर्वेद से ही संबंधित है। सामवेद आता है। सामवेद 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो सामवेद है।
जो कि इसका संबंध संगीत से है। सामवेद का संबंध किससे है? तो संगीत से है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन हैं? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन हैं? तो ये हर्ष हैं। हर्ष ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, हर्ष हैं। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष माने जाते हैं। इसमें दिया गया है कि हर्ष बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। जो हर्ष थे ये बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा जो है संस्कृत में किया गया है। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष का संबंध पुष्यभूति, जो कि ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है? तो ये चोल वंश की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, चोल वंश का माना जाता है। इसमें दिया गया है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो बृहदेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, किस देवता को? तो भगवान शिव को। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर सबसे पहले यह कहाँ स्थित है? तो ये तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि ये चोल शासक राजा राज चोल के नाम पर राजराजेश्वरी मंदिर के नाम भी दिया गया है। फिर इसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित की गई है। तो बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। वर्ष 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो कब? 1987 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो बताना है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, महावीर स्वामी, जो कि ये 24वें तीर्थंकर थे। ये अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। फिर पहला जो है ऋषभ देव थे। पहले कौन थे? तो ऋषभ देव थे, जो कि ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। फिर उसके बाद दिया गया इसमें दूसरा अनंत थे। दूसरा जो है ये जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर थे अनंत नाथ। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मध्य प्रदेश। इसमें दिया गया है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। सांची स्तूप बौद्ध का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान किसके दौरान भारत का दौरा किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान किया गया था। इसमें दिया गया है कि चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का यात्रा किया था। बौद्ध धर्म उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के लिए उद्देश्य से फाहियान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा भी की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र, जो कि ये वर्तमान पटना बिहार में स्थित है, तो पाटलिपुत्र में संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि जैन मठ संस्थानों
को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बसादिस, बसादिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता है। बसादिस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का एक स्थान होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादिस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है। तो कौन सा इसमें गलत जोड़ी है? जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से है, जो कि ये सही है। बिंबिसार जो कि ये गुप्त वंश से संबंधित है, ये गलत है। बिंबिसार जो कि ये हर्यक वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला गलत है, यही आपको चयन करना था। तो ऑप्शन इसका बी वाला राइट होगा। जबकि राजा ये चोल वंश से संबंधित है, कनिष्क ये कुषाण वंश से संबंधित है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से संबंधित है, चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से है, राजा का संबंध चोल वंश से है और कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली थी? तो भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली थी? तो ये चला था 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक चला था। इसमें दिया गया है कि भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी वैदिक काल की शुरुआत। फिर इसके बाद आता है कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। पहला उत्तर वैदिक काल, जिसकी अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल, जिसकी अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो सबसे पहले पूर्व वैदिक काल, जो कि ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बनाए गए थे, तो कितने थे? ये 16 महाजनपद बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 16 महाजनपद बनाए गए थे। इसमें दिया गया है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दिया गया है। फिर इसके बाद प्राचीन भारत के 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो अंग था, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पंचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गंधार, अस्मक, ये जो कि 16 महाजनपद हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ है? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, वैशाली। इसमें कहा गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म वर्ष 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी में, जो कि ये पावापुरी बिहार में पड़ता है, तो पावापुरी में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था नागसेन के द्वारा। नागसेन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, नागसेन। तो मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया था।
मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो जो है यह एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में रचा गया है, जिनमें मिलिंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था। तो दूसरा तमिल संगम कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था कापत्यपुरम में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद दिया गया है कि दूसरा तमिल संगम कापत्यपुरम स्थान पर संपन्न हुआ था। प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम का आयोजन किया गया था। इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर संपन्न हुआ था। तो पहला और तीसरा कहाँ हुआ था? तो मदुरै नामक स्थान पे हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है। तो प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो ये इनका संबंध जो है चीन से है, चीन से था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, चीन। इसमें दिया गया है कि प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध चीन देश से है। फाहियान भारत चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी यात्रा के दौरान फाहियान 6 वर्षों तक यहीं रहा था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि फाहियान बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। चेन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। कंथक गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। जो कंथक था ये गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, जेद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। तो जेद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो ये पारसी, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, पारसी धर्म से है, संबंधित है। जेद अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित है। ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ साहिबा है, गुरु ग्रंथ साहिबा है। इस्लाम धर्म से पवित्र ग्रंथ कुरान है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर बने थे। तो वे कौन से तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर बने थे। इसमें दिया गया है दोस्तों कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह 23वें जैन तीर्थंकर बने थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आदित्य पर्यायाव सूत को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि गौतम बुद्ध के आदित्य पर्यायुत उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से
दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था। तो बताना है कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था अश्वघोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। अश्वघोष जो कि ये कनिष्क के राज दरबारी कवि थे। अश्वघोष ने सौरानंद काव्यम की रचना की थी। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन को माध्यमिक मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो नागार्जुन को माध्यमिक मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। तो कौन सा ग्रंथ है, तोलकापियम। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, तोलकापियम। इसमें दिया गया है कि संगम साहित्य का तोलकापियम ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है। मणिमेगलई यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चितलाई चतनार के द्वारा किया गया था। चितलाई चतनार के द्वारा इसकी रचना मणिमेगलई की गई थी। फिर आता है शिल्पाधिकारम, यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। तो तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो शिल्पाधिकारम है। इसकी रचना इलांगो आदिगल के द्वारा की गई थी। फिर आता है जीवक चिंतामणि, यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जैन मुनि तिरुवक देवर के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। तो ये शिल्प शास्त्र, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, शिल्प शास्त्र से संबंधित है। इसमें दिया गया है कि वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शिल्प हस्तशिल्प तथा कला के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। गंधर्व वेद यह 4 उपवेदों में से एक है। जो गंधर्व वेद है यह 4 उपवेदों में से एक माना जाता है। 3 उपवेद हैं, धनुर्वेद, शिल्पवेद और आयुर्वेद। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो पहली जैन परिषद यह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, पाटलिपुत्र। इसमें कहा जा रहा है कि पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवार्ध क्षमा श्रमण के द्वारा किया गया था। इसके बाद इसमें आता है कि यह 512 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। कौन सा महाकाव्य है जो कि ऋषि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा महाकाव्य है, तो ये महाकाव्य का नाम है महाभारत। ऋषि वेदव्यास के द्वारा महाभारत को लिखा गया था। इसके बाद इसमें दिया गया है कि ऋषि वेदव्यास द्वारा महाभारत या महाकाव्य लिखा गया था। रामायण किसके द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। शिल्पाधिकारम ये इंग्लो आदिगल के द्वारा। जीवक चिंतामणि ये तिरुवक देवर के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। तो ये व्याकरण है। अष्टाध्यायी पुस्तक ये व्याकरण है। इसमें दिया गया है कि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय व्याकरण है। उसके बाद इसमें दिया गया है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था।
तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक ये दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, दंती दुर्ग था। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग को दंती दुर्ग प्रथम भी कहा जाता था। राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी तक था। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य भाग पर शासन किया था। तो राष्ट्रकूट राजवंश ये भारत के उत्तरी भाग पर, दक्षिणी तथा मध्य भाग पर शासन किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। उसके बाद इसमें दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। बिंदुसार ने लगभग 27 वर्षों तक शासन किया था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिंदुसार को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था। तो सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह चतुर्भुज स्तंभ को ही भारतीय संविधान के द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ का निर्माण लगभग 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि कनिष्क किस वंश के महान राजा थे। तो कनिष्क किस वंश के महान राजा थे, तो ये कुषाण वंश के महान राजा थे। कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। इसमें दिया गया है कि कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कैंडफिसिस थे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में गंधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। तो गंधार कला का विकास सबसे पहले किस शासनकाल में हुआ था, तो कुषाण शासनकाल में। और किस शासक के समय हुआ था, तो ये कनिष्क के शासन में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। तो हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 50 तक ही याद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पलटन में रखा गया था। तो किस पलटन में रखा गया था, रेक्टेंगुलर ग्रिड में, रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, रेक्टेंगुलर ग्रिड में। इसमें दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों का रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न कस्बों या शहरों को सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को ऐसे समकोण पर काटती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 को, क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।